हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ। मैथमेटिक्स में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये वाइडली एक्सेप्टेड है, सब उसको सही मानते हैं। उसको यूक्लिड ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोला एक्सियम और दूसरे को बोला पोस्टुलेट। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, लेकिन पोस्टुलेट जो होता है मेनली कहाँ पे यूज होता है, ज्योमेट्री में, और जो एक्सियम होता है वो पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह यूज होता है, ऑल ओवर द मैथमेटिक्स यूज होता है। इसको नोट करना है कि यूक्लिड ने यूनिवर्सल मैथ्स में यूज होने वाले यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में बांटा, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स जनरली उन्होंने ज्योमेट्री में यूज करा, और एक्सियम जो था वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया यूक्लिड। और ऐसा ट्रू भी है। जनरली पोस्टुलेट जो होता है वो मैथमेटिक्स के अंदर अगर बात करें तो वो ज्योमेट्री में यूज होता है, और एक्सियम जो होते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उसको हम पूरे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम बोलते हैं थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं विच नीड टू बी प्रूवन। दैट मीन्स हम थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको ट्रू मान के चलते हैं। लेकिन जो थ्योरम्स होता है उसको मैथमेटिक्स में प्रूफ होता है, ठीक है। और उसको प्रूफ कैसे करते हैं, प्री प्रूवन स्टेटमेंट्स कुछ होते हैं, मतलब जो पुराने थ्योरम्स होते हैं उसको यूज करके नए थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, या एक्सियम्स को यूज करते हैं, पोस्टुलेट्स को यूज करते हैं, या कुछ लॉजिकल रीजनिंग से हम क्या करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। दैट मीन्स थ्योरम्स क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, उसे हमें प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गए, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स को हम प्रूफ नहीं करते हैं, जबकि थ्योरम्स को हम प्रूफ करते हैं। अब एक नया टर्म आ गया, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, सिस्टम ऑफ एक्सियम्स का मतलब बहुत सारे एक्सियम्स, सिस्टम ऑफ एक्सियम्स पूरा एक सेट हो गया एक्सियम्स का, is called consistent if it is impossible to deduce a statement which contradicts any axiom or previously proven statement. That means कोई ऐसा हम स्टेटमेंट दे जो यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाए और वो पुराने किसी स्टेटमेंट या एक्सियम्स को कंट्राडिक्ट नहीं करे, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशन याद रखना है। आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स में बता दूं कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि p/q जो है एक रेशनल नंबर है। एक मैंने स्टेटमेंट बताया जहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूं कि जैसे मान लो 3/4 जो है एक रेशनल नंबर है, तो फोर क्या है, यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है, और 3/4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसी स्टेटमेंट को ये क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है और ये है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, कॉन्सिस्टेंट हो गए। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये प्रीवियसली प्रूवन कोई स्टेटमेंट है उसको भी कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों एक्सियम्स क्या हो गए,
कंसिस्टेंट हो गए। यूक्लिड का जो है एक्सियम्स ये नहीं है, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया। कोई भी स्टेटमेंट उसको एक्सियम मान लिया जाए, उससे एक डिड्यूस करके एक दूसरा स्टेटमेंट बनाया जाए, अगर वो कोई किसी प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट या एक्सियम्स को कंट्राडिक्ट नहीं करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है किसी एक्सियम से। इसको ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी। अगर मान लो अभी मैं राइट करवाऊंगा, बहुत सारे एक्सियम्स राइट कराऊंगा, उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा मैं बोलूं कि ये एक्सियम है, मैंने इससे डिड्यूस किया है कि स्टेटमेंट, क्या ये एक्सियम जो मैं बना रहा हूँ क्या वो कंसिस्टेंट है गिवन एक्सियम से? तो हम देखेंगे कि गिवन एक्सियम जो है, जो स्टेटमेंट, उससे हमने जो स्टेटमेंट बनाया है वो प्रीवियसली किसी स्टेटमेंट को गलत नहीं प्रूव कर रहा है या कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। अभी आपके लिए क्या है कि अभी डिफिनीशन याद रखना है कि व्हाट इज द कंसिस्टेंटी ऑफ द एक्सियम्स। तो जो कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए पुराने एक्सियम्स को, या किसी प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी एक्सियम्स, तो वो एक्सियम को सेट या सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इसको नोट करके याद करने हैं, डायरेक्ट आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट ऑफ एन एक्सियम, तो यही आप डेफिनेशन राइट करोगे। अब यूक्लिड के पोस्टुलेट एंड एक्सियम पढ़ने जा रहे हैं। तो यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं वो टोटल नंबर में क्या है? 7 है। तो एक्सियम्स क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कस करा था कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो यूनिवर्सली जो स्टेटमेंट होते हैं एक्सेप्टेड होते हैं, उसको मैथ के हर एक पार्ट में यूज़ किया जाता है, हर एक चैप्टर्स में, हर एक ब्रांच में यूज़ करते हैं। वहीं पोस्टुलेट क्या था? जिसको हम मेनली ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। तो जो टोटल 7 हम एक इसको समझते हैं क्या है। पहला है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, ध्यान से देखना। एक ज्योमेट्री से मैं दिखाता हूं और एक नॉर्मल स्टेटमेंट। ध्यान से देखो, ए जो है वो 5 के इक्वल है और बी भी 5 के इक्वल है। तो क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ए और बी सेम थिंग के इक्वल है, तो इससे आप डिड्यूस कर सकते हो कि ए और बी क्या होगा? इक्वल होगा। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। दो चीज किसी तीसरे चीज से इक्वल है दोनों, तो वो आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं ज्योमेट्री में। जैसे एक लाइन है या एक लाइन सेगमेंट ले लो, जैसे ए बी और ये बी सी और ये सी ए। ए बी, एक मिनट, ए बी ले लो, सी डी ले लो एंड पी क्यू ले लो। 3 अलग अलग लाइन है। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू है सी डी, ठीक है, और पी क्यू इक्वल टू भी सी डी के इक्वल है, तो इससे आप रिजल्ट क्या निकालोगे? ये स्टेटमेंट यूज करके कि दो चीज किसी तीसरे चीज से इक्वल है, डैट मींस ये आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सियम का यूज हम ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं। बाकी जैसे अलजेब्रा में अभी मैंने बताया, कोई इक्वेशन बना रहे हो, ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 5 है, तो आपने राइट कर दिया ए इज इक्वल टू बी, तो ये अलजेब्रा में यूज कर सकते हो, ज्योमेट्री में यूज कर सकते हो, मैथ्स के हर एक ब्रांच में यूज कर सकते हो एक्सियम्स को। तो इसका मतलब यही है। तो ये आप एक बार एग्जाम्पल राइट कर लेना। पहला हमारा एक्सियम हो गया। दूसरा एक्सियम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगा अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का। फिर जैसे ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू अब b है, ठीक है,
तो मैं 5 अगर दोनों साइड ऐड कर दूं b प्लस 5, तो ये जो होल बन गया ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, दैट मीन्स आप ऐसे भी मान सकते हो 5 इक्वल टू 5 है। अब दोनों साइड हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, a प्लस 5 इज इक्वल टू b प्लस 5, या ऐसे मानो कि ये दोनों चीज इक्वल है। अब दोनों साइड हमने इक्वल ऐड कर दिया तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसलिए हम अलजेब्रा में भी क्या करते, बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे सेम साइड में कुछ नंबर हम ऐड कर देंगे, जैसे 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, या 5 ऐड कर दिया, या -1 ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम इस एक्सियम का यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्री में कैसे हम यूज कर सकते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। जैसे देखो ध्यान से, ए है, बी है और ये सी है, ध्यान से देखना। एक मिनट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उससे मैं सेकेंड एक्सियम को समझ। ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना आप लोग कि ABCD एक पॉइंट्स है किसी लाइन सेगमेंट पे, जिसमें ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू गिवन है CD। AB इक्वल टू क्या गिवन है, CD। अगर दोनों साइड में BC ऐड कर दूं, AB प्लस BC, और इधर भी मैं ऐड कर दूं BC, तो ध्यान से देखो क्या होगा। AB में BC ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, AC, और CD में मैं BC ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, BD। तो इस तरह से AC इज इक्वल टू क्या हो गया, BD। दैट मीन सेम थिंग हमने क्या किया, दोनों साइड BC ऐड करके मैं एक नया स्टेटमेंट मैंने बना लिया। क्या ये कंसिस्टेंट है, तो यस कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका AC इक्वल टू BD आया वो किसी भी प्रीवियस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। जबकि हमने दोनों साइड क्या किया, BC ऐड करके मैं नया स्टेटमेंट मैंने बना लिया, AC इज इक्वल टू BD, जो इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा चीज इसके बड़े के इक्वल होगा, छोटा चीज छोटे के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको मेन समझने हैं कि इसका हम कैसे यूज कर पाएंगे इस एक्सियम का। तो सेम चीज दोनों साइड अगर ऐड कर देते हैं तो जो पूरा बनेगा वो इक्वल हो जाएगा। इसका ज्योमेट्री में हम ऐसे यूज करेंगे, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये ऑलरेडी इक्वल था और हमने इक्वल ऐड कर दिया, BC दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये AB में से ये BC ऐड होगा तो ये AC बन गया, और CD में ये ऐड हो गया तो ये बन गया। तो एक नया स्टेटमेंट बन गया आपका, AC इज इक्वल टू BD। तो इसका स्टेटमेंट हमारा यही बोल रहा है। अब है थर्ड स्टेटमेंट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, द रिमाइंडर आर इक्वल। तो एक तो ज्योमेट्री से भी मैं दे देता हूं यहीं पे, ध्यान से देखो। अब देखो क्या है, इसमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD गिवन है। इफ AC इज इक्वल टू क्या गिवन है, BD। अगर दोनों साइड में BC सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है ना कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये ऑलरेडी इक्वल है और BC दोनों इक्वल है, तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका जो रिमाइंडर बचेगा, दैट मीन्स माइनस करने के बाद जो आएगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स ये हो गया, ध्यान से देखो, AC में से BC हटा दिए तो क्या बचा, AB, और BD में से BC हटा दिए तो क्या बच गया, CD। तो ये रिमाइंडर है। दैट मीन्स एक चीज ध्यान से देखो, अगर बड़ा चीज इक्वल है, छोटा चीज प्रूफ करना है कहीं पे, जैसे बड़ा ये इक्वल है और आपको ये इक्वल प्रूफ करना है, बड़ा चीज गिवन है इक्वल और छोटा चीज हमें प्रूफ करना है तो माइनस करना पड़ेगा। ये एक्सियम हमें यूज करना है। अगर छोटा चीज दे रखा था, जैसे प्रीवियसली एक्सियम में मैंने समझाया था कि ये AB इज इक्वल टू CD गिवन था, हमने दोनों साइड ऐड किया था। तो अगर छोटा स्टेटमेंट गिवन है, छोटी लाइन सेगमेंट गिवन है, बड़ी लाइन इक्वल प्रूफ करनी है, तो अब क्या करोगे, ऐड करोगे। जब बड़ी लाइन सेगमेंट इक्वल है और छोटी लाइन सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना है हमें।
तो यहाँ पर राइट जब हमने करा तो ये एक्सियम लिखना पड़ेगा, इक्वल्स इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये क्या करना पड़ेगा, ये एक्सियम आपको राइट करना पड़ेगा एज ए प्रूफ। टोटल 7 एक्सियम्स थे, हमने 3 देख लिया। अब चौथा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड मतलब जैसे सपोज करो ये लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरी लाइन सेगमेंट ऐसे है सी डी। अगर इसको उठा के इस पे रख दिया जाए तो कोइंसाइड हो जाएगा ए बी एंड सी डी। अगर कोइंसाइड हो जाएगा, कोइंसाइड मतलब बिल्कुल ओवरलैप हो गया, तब हम लिख सकते हैं कि ए बी क्या था, इक्वल टू सी डी था। या कोई दो ट्राइंगल है, अगर इसको उठा के इस पे रख दिया जाए तो दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल देते हैं। अगर ये इसको ओवरलैप कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, डैट मींस इक्वल हो जाएगा हर तरह से, उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसके साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यही चीज है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मैं कोई एंगल बनाऊं ऐसे और उठा के इस पे रखो, अगर ओवरलैप होगा डैट मींस दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ओवरलैप या कोइंसाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब भी चीजें कोइंसाइड हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अगला जो है द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे मैं बोलूँ कि एक बड़ा सा एक लाइन सेगमेंट है, अब उसमें एक छोटा सा पार्ट है ए सी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो होल है, जो कंप्लीट लाइन है ए बी, वो क्या होगा, छोटे पार्ट से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर होगा। ए बी किससे ग्रेटर होगा, बी सी से भी ग्रेटर होगा। इसका पता नहीं, इसका छोटा बड़ा हमें मतलब नहीं, लेकिन जो इसका पार्ट है वो क्या होगा, बड़े से तो छोटा ही होगा, दैट मीन्स बड़ा जो है वो छोटे से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे में हम एंगल की बात करें, ये सब एग्जाम्पल आप लोग नोट करना। ये है ए ओ बी और ये बीच में सी है, तो ए ओ बी पूरा बड़ा एंगल है, उसका डिवीजन है ये, तब हम राइट कर सकते हैं ए ओ बी जो है वो ग्रेटर होगा एंगल ए ओ सी, या ए ओ बी हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर होगा एंगल बी ओ सी, क्योंकि ए ओ सी एंड बी ओ सी इसका पार्ट है, तो होल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। The whole is greater than the part. अगला है things which are double of the same thing. Things which are double of the same thing are equal to one another. इसका मतलब ये हुआ, कोई स्टेटमेंट में राइट करूं x इज इक्वल टू क्या है, 2a है, एंड y इक्वल टू भी 2a है, तो ये दोनों क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, दैट मीन्स a का डबल x भी है और a का डबल y भी है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू वाई। और ये लिखते समय हम क्या राइट करेंगे, ये पूरा एक्सियम राइट करना पड़ेगा हमें। अगला सिमिलर है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, दैट मीन्स दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया, जैसे मान लो कोई x जो है a का हाफ है और y जो है वो भी क्या है, a का हाफ है, तब हम ये राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू क्या है, y है। ये भी राइट, रिजल्ट राइट करते समय हमें ये एक्सियम राइट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया यूक्लिड के सातों एक्सियम। अब है यूक्लिड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, और इसके नंबर्स कितने हैं, तो 5 है। जो पहला पोस्टुलेट है वो है a straight line may be drawn from any point to any other point. दैट मीन्स मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट से किसी अदर पॉइंट से क्या बना सकते हो, एक लाइन बना सकते हो ऐसे। A straight line can be drawn from one point to any other point. चाहे आप इस लाइन से ये ऐसे ज्वाइन कर दो,
चाहे आप इस लाइन से इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दो, इसका स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? A straight line can be drawn from any point to any other point. कैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी हम बना सकते हैं। अब इस पोस्टुलेट से एक एक्सियम डिराइव्ड है, एक स्टेटमेंट डिराइव्ड है कि गिवन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट, सिर्फ 2 ही पॉइंट है तो उससे कितने लाइन पास हो सकते हैं? तो एक ओनली एंड ओनली एक ही लाइन पास हो सकता है, बाकी कोई भी दूसरा लाइन पास नहीं होगा। अगर मान लो कोई दूसरा लाइन पास हो तो ऐसे जाएगा चाहे ऐसे जाएगा, इससे पास होते हुए सिर्फ एक ही लाइन जाएगा। अगर दूसरी लाइन जाएगा तो इसको ओवरलैप करेगा, दैट में सेम ही लाइन होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि 2 पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1। क्या आंसर होगा? ओनली 1। अगला जो हमारा पोस्टुलेट्स है, ये एक्सियम था इससे डिराइव्ड, जिसको बोलते हैं एक्सियम 5.1। हमारा जो 7 एक्सियम था वो अलग था। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। क्यों? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है कि क्या होता है? लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं हम? दोनों साइड इंडेफिनिटली क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि टर्मिनेटेड लाइन, दैट मींस लाइन सेगमेंट को दोनों साइड में क्या कर सकते हैं? इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइटली हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारा यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसका मतलब है कहीं भी सेंटर लेके कहीं कितनों भी रेडियस का आप क्या कर सकते हो? सर्कल बना सकते हो। सेम सेंटर लेके आप कितनों क्या कर सकते हो? सर्कल बना सकते हो। दैट मीन्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। बस आप इसका ये आ सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दे और पूछे कि ये एक्सियम है कि पोस्टुलेट है, तो ये पोस्टुलेट का पार्ट है। स्टेटमेंट तो काफ़ी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी सेंटर को ले लिया और किसी भी रेडियस से हम क्या कर लेंगे? एक सर्कल को बना लेंगे। लेकिन ये एक्सियम का पार्ट है कि पोस्टुलेट का पार्ट है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेटमेंट जो है हमारा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो ये 90 डिग्री है, कोई दूसरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कोइंसाइड कर लेंगे अगर ये इसके ऊपर रखोगे तो इसलिए ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि पोस्टुलेट का पार्ट है, ये एक्सियम का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट में आएगा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर इज अ पार्ट ऑफ एक्सियम और पोस्टुलेट। तो आपको याद रखना है कि ये पोस्टुलेट है, वो भी यूक्लिड का फोर्थ पोस्टुलेट है। और ये है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट, जो देखने में तो कितना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन PQ है, 2 स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। दैट मीन्स ट्रांसवर्सल की बात हो रही है यहाँ पे। जो स्ट्रेट लाइन पहले लाइन में वो क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल है। जो क्या हो रहा है? 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रहा है। Falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of transversal, मतलब सेम साइड ऑफ द लाइन। दैट मीन्स इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहा है, टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। लेस देन 2 राइट एंगल मीन्स राइट 180 डिग्री। देन 2 स्ट्रेट लाइंस, जो ये 2 स्ट्रेट लाइंस है, अगर दोनों साइड बढ़ाएं तो किस साइड मिलेगा? इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन द साइड इन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन राइट एंगल। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल एक्यूट दिख रहा है, दैट मीन्स इसका सम लेस देन 180 होगा। लेस देन 2 राइट एंगल मीन्स लेस देन 180। इधर तो दोनों ऑब्ट्यूज लग रहे हैं, तो इधर का सम तो 180 से बड़ा होगा। तो ये बोल रहा है कि मिलेंगे किस में, किस साइड में? जिधर
इंटीरियर एंगल का सम क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो। इतनी बड़े स्टेटमेंट का मतलब यही है, तो इसको याद करना है। इसका एक सिंपल स्टेटमेंट में मैं बता दे रहा हूँ कि इफ interior angle of the same side of the transversal is not 180 degree, then line must meet on that side. या if the interior angle of the same side of transversal, आप लोग राइट कर लो, if interior angle of the same side of transversal is less than 180 degree, then the lines meet when they produce indefinitely. इसका शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा। लेकिन किस साइड में मीट करेंगे, तो आपको याद रखना है जिसका सम 180 से लेस हो। तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, फाइनली इसको छोटा करते हुए, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज लेस देन 180 डिग्री, then the line meet on that side if produce indefinitely। ये आप खुद के लैंग्वेज में राइट कर लो। तो ये रहा हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, जो अगर ये पूरा स्टेटमेंट अगर राइट कर लेते हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो अपने लैंग्वेज में राइट कर सकते हो कि जिधर इंटीरियर एंगल का जो सम होगा लेस देन 180 होगा, दैट मीन्स हमारा ये P है, ये मान लो A है, ये B है, A प्लस B जो है लेस देन 180 होगा, तो क्या बोलोगे, लाइन ABNCD meet when produced। किस साइड में मिल रहे हैं PQ के, तो लेफ्ट साइड में मिलेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ PQ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ PQ। तो ये था हमारा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी निकाल लेना। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बताने हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। अब ड्रॉ करके बता दोगे, यही इसका क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन। ये फॉल्स हो गया। There are an infinite number of lines passing through two distinct points. That means दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या पास हो सकते हैं। तो अभी हमने एक्सियम 5.1 में देखा था कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली वन लाइन पास हो सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। आप राइट क्या करोगे, बाय द एक्सियम 5.1 ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये फॉल्स हो गया। अ टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था कौन सा स्टेटमेंट था, आप लोग देखो एक बार पीछे मुड़ के कि कौन सा एक्सियम था जिसमें हमने प्रूव करा था कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। चेक करो आप लोग। तो ये एक पोस्टुलेट था ना, पोस्टुलेट नंबर कौन सा था, 2। तो ये ट्रू हो गया आपका। एक टर्मिनेटेड लाइन का मतलब एक लाइन सेगमेंट, हम उसको दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई मतलब रेडियस का प्लुरल आर इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रू हो गया। आप एक डायग्राम बनाओगे, आप क्या राइट करोगे, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे ओवरलैप ईच अदर, that means their center will be the same and the radius will be also same। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगला ये हो गया, AB इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू XY,
देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर इसका स्टेटमेंट देना होगा तो आप बता सकते हो कि ये एक एक्सियम है। आप देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग, ये थिंग्स विच ओवरलैप ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये एक्सियम से आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। स्पेसिफिकली क्या करोगे आप, एक्सियम राइट करोगे। इफ टू थिंग्स ओवरलैप और कोइंसाइड ईच अदर देन दे आर इक्वल। दोनों कोइंसाइड हो गए तो दोनों का सेंटर इक्वल हो गया, दोनों का सेंटर इक्वल हो गया तो दोनों का रेडियस इक्वल हो गया। अगला है कि इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हमने देखा, एक एग्जाम देखा था हमने, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, दैट मीन्स ध्यान से देखो, ए बी जो है, ए बी पी क्यू के इक्वल है एंड एक्स वाई भी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो दोनों थिंग्स क्या है, पी क्यू के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ये एक्सियम हमने राइट करा था, क्या राइट करा था एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू अ थर्ड थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यार थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम एक बार देख लेना आप लोग। तो ये एग्जाम के थ्रू ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 2 हो गया ना हमारा, 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। 2 में क्या है, आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड करो। गिव definition of each of the following terms, are there are undefined terms, give a definition of each of the following, are there other terms that not need to be defined first, what are they and how might you define them। तो इस क्वेश्चन में हम जब डिफिनेशन देंगे, जैसे पैरेलल लाइंस का, परपेंडिकुलर लाइंस का, लाइन सेगमेंट का, रेडियस का, स्क्वायर का, तो उसको डिफाइन करने से पहले हमें 3 मेन टर्म्स डिफाइन करना है, जिसमें पहला है प्लेन, दूसरा है लाइन और तीसरा है हमारा पॉइंट। तो प्लेन क्या होता है, फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस विच विथ लेंथ एंड ब्रेथ बट नो हाइट। लेंथ ब्रेथ तो होता है लेकिन हाइट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन। जैसे मान लो ये आपका पूरा प्लेन हो गया, जैसे मैं बोलूं ऐसे, क्वाड्रेंट की जैसे बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकता है, लेकिन हाइट नहीं है। अगर हाइट होगा तो वो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। जैसे आपका रूम क्या है, जैसे आपका रूम क्या है, तो वो है एक 3D फिगर, और जिसको ओनली प्लॉट कर सकते हैं, जैसे सर्कल हो गया, जैसे क्वाड्रेंट हो गया, ये तो ये एक पूरा प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेन को हम इन्फिनाइटली एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे सर्कल हो गया तो क्लोज्ड प्लेन हो गया, प्लेन का एक पार्ट हो गया ना, प्लेन तो पूरा सरफेस हो गया, जैसे पूरा एक वॉल हो गया तो ये पूरा एक सरफेस हो गया, वो भी किसी प्लेन का पार्ट है। अगर वॉल को एक्सटेंड करते जाए तो इन्फिनाइट प्लेन बन जाएगा। तो ये डिफिनेशन नोट कर लेना आप लोग कि प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, जैसे मान लो ये वॉल है, इसको हम एक्सटेंड करते जाए, ये बोर्ड है, इसको एक्सटेंड करते जाए, और ये हम जैसे मान लो हमने सर्कल बना दिया, तो वो एक पूरे प्लेन का क्या है, एक छोटा सा सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया उसने, इसलिए बोलते हैं सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर। लाइन क्या होता है, तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का एक ग्रुप होता है, जिसको हम लाइन बोलते हैं।
इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, मतलब सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ और हाइट इसकी नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है। एक्सटेंड करते जाओ, एक्सटेंड करते जाओ। 1D फिगर होता है ये। प्लेन क्या होता है 2D फिगर, और लाइन क्या होता है 1D फिगर। पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ए डायमेंशनल लेस मतलब उसका कोई लेंथ नहीं होता है, विच डू नॉट हैव लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसको थोड़ा सा अगर सेपरेटली पॉइंट कहा जाए तो ऐसे राइट करना, अ डायमेंशन लेस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विच हैज नो ब्रेथ, नो लेंथ एंड नो हाइट दैट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ ए लोकेशन। जैसे किसी चीज़ की पोजीशन रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट प्लॉट कर दो कि एग्जैक्ट कहाँ पर है। ये 3 अनडिफाइंड टर्म्स है। उसके बाद हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, लाइन सेगमेंट है, रेडियस ऑफ सर्कल है, स्क्वायर है। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे देखते हैं। फर्स्ट टर्म जो हमें डिफाइन करनी है वो है हमारा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। जैसे एक लाइन है, दोनों साइड प्रोड्यूस करते हैं तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात है कि इनका जो डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिस्टेंस अगर फाइंड करेंगे तो सेम आएगा। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस, तो दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट करता है। पहली बात है कि परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन एट राइट एंगल्स। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। आगे जो डिफाइन करना था हमें लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई बड़ी सी लाइन है, उसका एक पीस कट कर लिया हमने जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो गए और इसका फिक्स लेंथ भी हो गया। लाइन की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जबकि लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। स्क्वायर को क्या होता है, एक 2D फिगर होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। ईच एंगल आर राइट एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं किसी और वीडियो में उसको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गिवन क्या है कि AC इज इक्वल टू BC गिवन है और हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ AB। ध्यान से देखना आप लोग, जैसे AC इज इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है, AC इज इक्वल टू BC क्या है, गिवन है। अब क्या कर दो, दोनों साइड आप AC ऐड कर दो, ऐड AC, तो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस AC, इधर क्या हो गया, BC प्लस AC। और यहाँ पे एक्सियम यूज होगा कौन सा, एक्सियम कौन सा यूज होगा यूक्लिड का, if equals are added to equals the whole are equal, if equals are added to equals the whole are equal, the whole are equal, if equals are added to equal the whole are equal। AC प्लस AC कितना हो जाएगा, 2AC, और BC प्लस AC पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। फिर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स AB डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आप राइट कर सकते हो AC इज इक्वल टू हाफ AB। प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड।
आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, एक्सियम। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन पे बेस्ड है। सी पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट था, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया था कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, इसका मतलब सी मिड पॉइंट था। तो हमें ये प्रूव करने हैं कि इस लाइन सेगमेंट में ओनली एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो आप लेट कर लो, लेट सी तो ऑलरेडी था ही, एंड कोई और पॉइंट लेट कर लो, जैसे आपने लेट कर लिया पी, आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। तो आपको पता है कि जब सी मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2AC इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। सिमिलरली क्या हो जाएगा, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या राइट करोगे, C इज मिड पॉइंट। और P कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, वो भी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। दैट मीन्स 2AP इज इक्वल टू AB हो जाएगा, क्योंकि P मिड पॉइंट है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, 2AC भी AB के इक्वल है एंड 2AP भी AB के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, शो 2AC इज इक्वल टू 2AP। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर, ये एग्जाम था ना हमारा, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब 2 डिवाइड ले जाके उधर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, ए सी इज इक्वल टू ए पी आ गया। ए सी इज इक्वल टू ए पी, ये कब तभी पॉसिबल है जब पी वन साइड हो जाए, क्योंकि बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when P coincide C, so there is only one midpoint, there is only one midpoint। ये हमारा प्रूफ हो गया कि एक लाइन सेगमेंट पे ओनली कितने मिड पॉइंट होंगे, तो वन ही मिड पॉइंट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एडी एक लाइन सेगमेंट में जिसमें बीच में दो पॉइंट है बी एंड सी, इसमें गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी है और हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी डी। तो मैंने ये समझाया था, बड़ी चीज़ इक्वल गिवन है, आपको छोटी चीज़ प्रूफ करना है तो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप राइट करोगे प्रूफ में ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है। अब दोनों साइड क्या कर दो, BC को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट BC, तो क्या हो जाएगा, AC माइनस ऑन बोथ साइड। तो AC माइनस क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD माइनस BC। तो AC माइनस BC कितना हो जाएगा, AC में से BC हटा देंगे तो AB हो जाएगा। यहाँ पे एक्सियम क्या राइट करेंगे, ये माइनस होके क्या हो गया, AB
इज इक्वल टू हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा सी डी, और एग्जाम में क्या राइट करेंगे, इफ इक्वल आर subtracted from equal, the remainder are equal, रिमाइंडर मतलब माइनस करने के बाद जो बचा वो इक्वल हो जाएगा, द रिमाइंडर आर इक्वल। तो ये 6 क्वेश्चन हमारा हो गया और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। एक और क्वेश्चन है क्या, axiom 5 is in the list of the Euclid axiom considered a universal truth, ये बताने हैं क्यों। वो axiom 5 क्या था, the whole is greater than the part। तो ऐसे एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो आपने कोई लाइन लिया, एक बड़ी सी लाइन लिया, उसका एक पार्ट ले लिया, एक पार्ट को हमने उस बड़ी लाइन को अलग बना दिया, उस पार्ट को अलग बना के ओवरलैप करा, तो ओवरलैप नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स कोइंसाइड नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स वो छोटा है, छोटा ही रह जाएगा। ऐसे आप स्टेटमेंट वाइज आप राइट कर सकते हो। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन जो हमने करा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें मुझे रिक्वायरमेंट अगर लगेगा तो उसके अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही।